बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप एहतसाब प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज कुछ तज्ज़ियाकार मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत सीनियर, और उनसे बात करनी है कुछ अहम चीज़ों पे। अपोजिशन ने एक तहरीक खड़ी की और फिर वो ऐसा लगता है सो गए और उसको ले गए मार्च तक, जबकि हुकूमत जाग गई। हुकूमत ने जलसे शुरू कर दिए हैं और इमरान खान साहब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उनका दावा है कि 2 से 4 महीने के अंदर महंगाई ख़त्म हो जाएगी। कल हम एक स्टेटमेंट पे बात कर रहे थे जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि किसी से भी बात हो सकती है, दाएं बाजू वाले, बाएं बाजू वाले, वज़ीरिस्तान वाले, बलूचिस्तान वाले, लेकिन जो करप्शन वाले हैं उनसे बातचीत नहीं हो सकती। अब मार्च की कॉल है। मार्च तक वाकई अगर महंगाई कम होती है तो अपोजिशन की कॉल कहाँ जाएगी? क्या इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई हैं? और एहतसाब का बयानिया क्या इस इंतखाबात में दोबारा बिकेगा? सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि उनका सेल्समैन बहुत अच्छा है, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और वो इस बयानिए को दोबारा लॉन्च करेंगे और लोग इसके ऊपर यकीन करेंगे। अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से भारतीय और दुनिया भर के अखबारात पाकिस्तान के खिलाफ ये लिख रहे हैं कि अमेरिका की दावत को हमने ठुकराया है और चाइना के कहने पर ठुकराया है। नॉर्मली ऐसा हुआ नहीं पाकिस्तान में कभी। अमेरिका दावत दे तो रिश्तेदारों समेत जाते हैं हमारे हुक्मरान, लेकिन यहाँ अगर अमेरिका किसी जगह पे सख्ती दिखा रहा है तो पाकिस्तान बजाय कि आगे बढ़ने के, पाकिस्तान भी उसको वैसा जवाब क्यों दे रहा है, और अगर दे रहा है तो ठीक दे रहा है? इस पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास शहजाद चौधरी साहब मौजूद हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब आपका। हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद भट्टी साहब, आपका भी ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ तीसरे मेहमान मौजूद हैं जनाब इजहारुल हक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सर मैं आपके पास ही आ जाता हूँ। अपोजिशन ने क्या किया सर? यानी एक तहरीक जिस वक्त बनाने की जरूरत थी, जिस वक्त बन रही थी, उस वक्त एकदम पीछे हट जाना और मंजर से तकरीबन गायब हो जाना, ये उनकी जाती मजबूरियां थी, उनके ऊपर कोई प्रेशर था, या उनको लगता है कि पब्लिक अभी वैसे मुतारिक नहीं होगी, या वो सोच चुके हैं कि अगला इलेक्शन ही लड़ना जाके 2023 में? शुक्रिया इमरान साहब। अपोजिशन इसलिए मुतहर्रिक नहीं हुई या उसमें जान इसलिए नहीं है कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती ने उरूज पर होना था। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि इमरान खान साहब जैसी वज़ीर आज़म को, पीटीआई जैसी हुकूमत को एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मुतहर्रिक और बहुत एक पढ़ी लिखी और साउंड किस्म की अपोजिशन चाहिए थी। मुल्क का ये तकाज़ा था, जमहूरियत का ये तकाज़ा था, मुल्क की सलामती का ये तकाज़ा था। लेकिन पीटीआई की लॉटरी निकली और अवाम का बेड़ा गर्क हुआ। इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इस तारीख तरीन दौर में जब एक मुत्तहिदा, एक जानदार अपोजिशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो हमारी अपोजिशन ने, जिसको वो कहते हैं ना कटिंग सॉरी फिगर, इस बुरे तरीके से ये लोग पेश आए हैं। इन्होंने अपने आप को इस तरह बरहना किया है लोगों के सामने कि मैं समझता हूँ कि इस मुत्तहदा, मैं अब इमरान खान साहब की पीटीआई हुकूमत का बहुत मुखालिफ हूँ, लेकिन मैं ये समझने पर, ये कहने पर मजबूर हूँ कि ये जो अपोजिशन है इनसे बहरहाल पीटीआई हुकूमत 19-20 का फ़र्क है, हो सकता है बेहतरी हो, ये हालात हैं। यानी आप ये देखिए कि यानी इसके बाद भी अंधेरा है। अंधेरा तो खैर एक बहुत छोटा लफ्ज़ है जिसको वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना अंडरस्टेटमेंट। आप ये देखें कि पीडीएम का, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, हर एक का मुंह अलग है और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिस पर अब आवाम को एतबार हो। मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है या अपर क्लास है, किसी क्लास को भी अब इस अपोजिशन पे एतबार नहीं है। इस अपोजिशन ने इतना लोगों को मायूस किया है और इमरान साहब इससे, ये तो एक हलवा था सर यानी पीटीआई की गायब कहाँ हो गए? ये अपोजिशन को ये करना क्यों पड़ा? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पीटीआई की हुकूमत तो इस अपोजिशन के लिए एक हलवे का निवाला साबित होना चाहिए था। यानी खुदा ने इनको दिया था ये मौका कि इनसे इतनी गलतियां हुई, पीटीआई की हुकूमत से इतनी गलतियां, हालात भी बहुत मुश्किल हुए, इतने हालात मुश्किल हैं, उसके बावजूद ये लोग मुत्तहिद नहीं हो रहे, ये आपस में झगड़ रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इस अपोजिशन में कोई जान है। और एक जो मैं बात ज़्यादा जो मुझे हौलनाक नज़र आ रही है
खुदा करे कि ऐसा कि अगर अपोजिशन का यही रंग ढंग रहा, अगर इनका यही परफॉर्मेंस रही, अगर इनका इत्तेहाद इसी तरह का रहा, तो मुझे डर है कि अगले 5 साल भी पीटीआई ले लेगी जी। और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है। भट्टी साहब, आपको तो दवाएं दे रहे होंगे पीटीआई वाले सुनने के बाद। भट्टी साहब, ये अपोजिशन ने जो फैसला 23 मार्च तक के लिए किया, गो के खबर पुरानी है, लेकिन इसमें से हम सब ये ढूंढने में नाकाम रहे हैं कि वो 23 मार्च तक पहुंचे कैसे, बीच का एरिया कहाँ गया। पहली बात तो यह है कि काबिल एहतराम इजहार साहब के साथ, माजरत के साथ, यानी पहली तो इस मुल्क में किसकी लॉटरी नहीं निकली। हाँ। उनकी भी लॉटरियां निकली जिन्होंने कभी टिकट लॉटरी का खरीदा ही नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा बता दो, ये जो बोर्डें बनी हुई हैं, बोर्ड के दरख्त बड़े बड़े बने हुए हैं जमहूरियत के, ये कहाँ लॉटरियां निकली और कैसे आए, ये एक डिबेटेबल है। दूसरी इनके साथ माजरत के साथ, ये हम जमहूरियत का नाम, जमहूरियत को बदनाम करते हैं। इस मुल्क में 2 निज़ाम आए, फ़ौजी आमरीत, सिविलियन आमरीत। इस मुल्क में 2 लोग आए, फ़ौजी आमर, सिविलियन आमर। जमहूरियत नामी जमहूरियत खड़ी होती असूल, मंतक और इखलाकियात पर। कोई एक बंदा मुझे बता दे इस मुल्क में अभी जो लॉट है, या जो पिछले 30-40 साल में से, कि जो अखलाकियात पर खड़ा हो, असूल पर खड़ा हो, मंतक पर खड़ा हो। सारे बनारसी ठग हैं, सारे जीरे ब्लेड हैं, सारे लुटमार प्रोग्राम है, सारे यू टर्न है। अच्छा, तीसरी बात के अपोजिशन अल्लाह के फजल से पहले दिन आज यानी ये अपोजिशन का कोई नज़रिया मुश्तरका नहीं था, कोई मंजिल मुश्तरका नहीं थी, कोई रास्ता मुश्तरका नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये इनको ये 20 साल खड़े नहीं हो सकते थे। इमरान खान ने 3.5 सालों में इनको खड़ा कर दिया अपनी गलतियों से। ये ऑक्सीजन है हुकूमत के लिए और हुकूमत ऑक्सीजन है इनके लिए, रेलिवेंट बना दिया। आप मुझे बताएं, 4 मरतबा एक आया और बारियां लगा कर लुट मार करके, यानी वो एक सिर्फ एवन फील्ड की मनी ट्रेल नहीं दे सका। दूसरा आया जो 25 वॉल्यूम्स और सरे महल का बता ही नहीं सका। तीसरे मौलाना साहब हैं जो हर एक से 100 साल इक्तदार में इत्तेहाद कर लेते हैं। बल्कि उनका स्टेटमेंट आ गया उनकी पार्टी का कि अब सबको आजमा लिया, मौलाना साहब की बारी है। नहीं, इसके बाद सिराजुल हक साहब हैं, उदय भाई सियासत के जो जरदारी साहब के भी साथ होते हैं, जो नवाज शरीफ साहब साथ होते हैं, जो इमरान खान के साथ होते हैं, जो हक पे भी होते हैं। उदय भाई वो अच्छे फिल्म, वो फिर नमस्ते फिल्म वाले ना, उदय भाई जो हर बुरा काम करने के बाद अच्छे हैं, तो वो भी हैं। सारों को आजमाओ। उसके बाद तहर कादरी साहब कल परसों मैंने क्लिप देखा वॉक कर रहे थे, उनको भी बुलाओ, उनको भी आजमाओ, क्योंकि छितर पड़े इस कौम को। हम अकलियत निकाल कर अक्सरियत 2 नंबर, खुद फराडी, खुद धोखेबाज, खुद गधे खिलाने वाले कायदे आजम के मुजस्मे को नहीं छोड़ा, फनकारों ने ऐनक चोरी कर ली, और मुर्दा अंतड़ियों के घी बनाने वाले। हमारी तो किस्मत में ये लिखना चाहिए। अपोजिशन का कोई मुश्तरका एक नहीं था। ये आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ प्रोग्राम था ये। उसके बाद आज जरदारी साहब ने हमें तो 23 मार्च पे इसलिए पहुंच गया कि उनको पता नहीं, कुछ भी नहीं, इररेलेवेंट हो चुके हैं। लेकिन चूंकि हुकूमत की 23 मार्च को देयर इज एनी पॉसिबिलिटी कि ये कुछ करेंगे? नहीं, नथिंग, इररेलेवेंट हो चुके, गुब्बारे से बाहर निकल चुकी है। ये सारे टोपी ड्रामे हैं, ये सारे कंपनी की मशहूरी के लिए प्रोग्राम है। अब इमरान खान की अपोजिशन इमरान खान खुद है, या महंगाई है, या परफॉर्मेंस है, या गवर्नेंस है, या मिसमैनेजमेंट को कम करना है। इमरान खान साहब का प्रॉब्लम ये है कि 22 साल उन्होंने जिनके खिलाफ स्ट्रगल की, उनको मिलाकर हुकूमत में बैठे हैं। उनको ना मिलाते तो हुकूमत तो थी नहीं, ना बनाते, कुछ भी ना बनाते। खड़ा होना, एक बंदा तो होना यार जो खड़ा हुआ हो। हमें हर वक्त ठग मिलता है, हमें हर मर्तबा कंप्रोमाइज नहीं। तो कहते हैं कायदे आज़म भी अगर लोगों को साथ ना मिलाते तो पाकिस्तान भी ना बनता। फिर 3 बंदे थे। फिर इस कायदे आज़म से याद आया, जो एक रहनुमा आखिरी लीडर कायदे आज़म थे। एक वो जिन्होंने स्टेटस को तोड़ा और वो वक्त से पहले चले गए। दूसरा भुट्टो साहब थे, जुडिशल मर्डर, अपने तजादात में मर गए। तीसरा इमरान खान था जिसने स्टेटस को तोड़ा और वो भी अपने तजादात का शिकार। रोज़ अपनी जड़ें खुद काटते हैं, रोज़ अपने आप को खुद मारते हैं, लेकिन खुश नसीबी है। तो अपोजिशन 23 मार्च यानी आर पार हमने देख लिया। इस्तीफे मुंह पे मारेंगे, देख लिया। मार्च से पहले मार्च हो जाएगा, देख लिया। उसके वो जो क्या कहते हैं, जनरल कमर जवेद बाजवा, फैज़ हमीद, सारे जिम्मेदार तुम हैं, वो टोपी ड्रामा देख लिया। उसके बाद हम महंगाई, हम आवाम, हम फलाना, हम अमना, वो देख लिया। उसके बाद गिरबान से पकड़ के बाहर निकालेंगे, देख लिया। उसके बाद आखिरी धक्का दीवार है, देख लिया। इस्लामाबाद आने से पहले हुकूमत चली जाएगी, देख लिया। ये सारे खत्म हो गए। अब तो जरदारी साहब ने और देखने के लिए कुछ नहीं है। अब तो जरदारी साहब ने हमें यह बता दिया है कि मुस्लिम लीग नून मुल्क मुखालिफ है।
हालांकि उनसे पूछना चाहिए था कि मुल्क मुखालिफ के साथ, दो बातें, मुल्क मुखालिफ के साथ ये कैसे बैठे। की बात सुन ले, फिर मैं शहजाद चौधरी साहब की बात जाता हूं। जी, इन्होंने बहुत सी माजरतें की इरशाद भाई ने। मैं सिर्फ एक माजरत के बारे में कुछ अर्ज करता हूं, और वो भी माजरत के साथ इन्होंने जमहूरियत का जो कहा, तो देखिए जब हम जमहूरियत कहते हैं तो इससे मुराद जैसी भी लूली लंगड़ी माड़ी मोटी गिरती पड़ती उफ्ता खीज़ा जमहूरियत है पाकिस्तान की, वो से हम जमहूरियत ही कहते हैं। इट डजंट मीन कि हम किसी एब्सोल्यूट टर्म में कोई अमेरिकन या फ्रेंच या कैनेडियन जमहूरियत का जिक्र कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम एवन फील्ड का सिरे महल का नाम लेते हैं, लेकिन आप गुजरात का भी यहाँ ज़रूर नाम लें, आप लोधरा का भी यहाँ ज़रूर नाम लें। लोधरा वाले साहब तो हर मिनिस्ट्री मुशर्रफ के साथ भी तो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक एवन फील्ड और सिरे महल का जिक्र है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन ये जो लोग हैं ये भी उससे कम नहीं है। क्या इन्होंने जिसको डाकू कहा था उनके साथ हाथ नहीं मिला रहे? तो फिर बात तो वही है। दो फिर जाइएगा शहजाद चौधरी साहब। इसमें तो हम हर रोज मरसिया ये सुनते नहीं है, इजहार भाई इजहार साहब, या पता नहीं देखते नहीं है या टाइम नहीं होगा, हर रोज मरसिया निगारी नहीं, हर रोज के वो जिसको कातिल लीग कहा था उसके साथ डाकू लीग कहा था उसके साथ मिला लिया, जो डाकू सफाई देना शुरू हो गया। नहीं सफाई नहीं। दूसरी बात है लोधरा शोधरा सारा कुछ ना ये ना हमें लॉलीपॉप दीजिएगा, लूली लंगड़ी जमहूरियत कबूल करो। क्यों कबूल करे? लूली लंगड़ा इन्होंने अपना कभी कोई गार्ड रखा है? लूला लंगड़ा इन्होंने कभी अपना किचन में रखा है? कोई नहीं। गोली मारे चॉइस की। जर्नलिस्ट आइडियलिज्म पे खड़ा होता है, उसको आइडियलिस्ट बातें करनी। लूली लंगड़ी, यही तो हमें बुजुर्गों ने मार दिया लूली लंगड़ी पे। इन्होंने कभी लूला लंगड़ा अपना बिजनेस किया है? लूले लंगड़े लिबास पहने हैं, ये खुद लूले लंगड़े नंबर 1 एवन फील्ड लूला लंगड़ा है। देखिए अगर लूली लंगड़ी जमहूरियत नहीं होगी तो फिर मार्शल आ जाए। लगना है जो मार्शल यार क्या खुदा के लिए डरा के हमें मार दिया, जमहूरियत को चुमते रहे और भूख नंगे मरते रहे। छोड़ो यार इसको, वो दो जिसमें गरीब को रोटी मिले, इंसाफ मिले, तालीम मिले। अब नहीं चलेगा अब नहीं लूली लंगड़ी, अब लूली लंगड़ी नहीं चाहिए। हाँ, अगर ये लूली लंगड़ा अपना एक ड्राइवर रखे ना और उसके पीछे गाड़ी में बैठ के कहें कि चलो ये नवाज शरीफ साहब, ये जरदारी साहब, ये इमरान खान साहब, तो मैं मान लूं। अगर ये लूला लंगड़ा कुक रखे ठीक चाहिए, लेकिन परफेक्ट चलाने के लिए जमहूरियत लूली लंगड़ी चाहिए। क्यों चाहिए भाई? शहजाद चौधरी साहब जनाब महंगाई तो इमरान खान साहब कह रहे हैं, और एक इंटरनेशनल फिनोमेना है ना, वो कह रहे हैं कि ये टैकल हो जाएगा जी और महंगाई नीचे आ जाएगी। देखिए अगर तो आ जाती है तो अपोजिशन क्या करेगी सर मार्च में? नहीं, अच्छा पहली बात है कि ये महंगाई नीचे नहीं आएगी, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि अपोजिशन का फायदा हो जाएगा। अपोजिशन इतनी बुरे तरीके से इनकेपेबल है, उतनी ही नालायक है जितनी कि ये हुकूमत है। मैं इज़हारुल हक साहब से एग्री करता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि बदकिस्मती से इस अपोजिशन के अंदर, और कहा जाता है ना कोई और अपोजिशन होती, मिसाल के तौर पर ये कहते हैं कि इलेक्शन बड़ा फेयर होना चाहिए। अच्छा, ये 1142 लोग हैं, ये पूरे हमारे प्रोविंशियल असेंबलीज और नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर मिल मिला के 1150 के 1142 के करीब। आप मुझे बताएं, हम कब दुनिया का कमाल तरीन इलेक्शन करा लें, मुझे ये बताएं कि इनमें से कम 1100 जो हैं वो वही वापस नहीं आ जाएंगे कि चाहे वो किस पार्टी के अंदर बैठे हों। यही तो कमाल है इस इलेक्शन का निज़ाम का। और 40 बंदे भी नए नहीं आने देते, 40 बंदे, और अगर आएंगे 40 नए बंदे तो इनके अपने ही औलाद के लोग होंगे। बुनियादी सवाल आपका मैं एड्रेस करना चाहता हूं, वो देखिए क्यों जो अपोजिशन है आपको बिखरी हुई नजर आती है। पहली बात है, अपोजिशन ताकत के असूल के पीछे जा रही है, वो हुकूमत चाहती है, वो अवाम के इश्यूज को लेकर नहीं अपनी सियासत कर रही। अवाम के इश्यूज को तो बहाना बनाया जाता है कि शायद इसी वक्त अवाम जाग जाए और हमारे साथ मिल जाए, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस वक्त बंद है, इस वक्त सिंध के अंदर PMLN की तारीख के अंदर ही मौजूद नहीं है कि कभी वो सड़क पे बाहर निकले हो। आज तक निकले हैं, जलसों में जमा कर लो जितने मर्जी कर लें, दे कैन नॉट गेट आउट। उनकी तारीख ही नहीं है PMLN की, ये पंजाब का कल्चर ही नहीं है कि जाके 100 दिन के वहां पे धरने दें किस जगह बैठ के। तो इसलिए जहाँ पे PMLN नहीं कर पाएगी, PPP पीछे हट चुकी है ऑलरेडी, तो पीछे रह के JUIF रह जाती है। और वही वाली बात है कि मौलाना साहब कितनी दफा वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करते, मिलियन मार्च लेके आएंगे, दुनिया को दिखाएंगे। और एक चीज फाइनल, 23 मार्च किस लिए? देखिए बात एक और भी है, इलेक्शन आने वाले हैं, इनको पता है कि जिस किस्म के हालात हैं, ये हालात जिस किस्म की मर्जी कैपेबिलिटी ले आए, ये चेंज होने वाले नहीं है, क्योंकि ये अगले 10 साल में चेंज हो सकते हैं, ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकते। इसलिए इनके भी 5 साल ऐसे गुजरेंगे। तो अगर आज ये इमरान खान को महंगाई के ऊपर कोई बीट करते हैं, मारते हैं, हटाते हैं, तो अगले 5 साल इनको कोई भी मारेगा इसी महंगाई के ऊपर। इसलिए सियाने हैं, इस रास्ते पे नहीं चलेंगे। और 23 मार्च को जरूरी नहीं कि इस्लामाबाद में हो, 23 मार्च को किसी और जगह भी हो सकता है, कराची में कर लेंगे, लाहौर में कर लेंगे, करेंगे तो 23 मार्च को। साहब
इमरान खान साहब क्यों बाहर निकल रहे हैं? उनका एक शेड्यूल है जलसों का, उन्होंने एक्टिविटीज शुरू कर दी हैं, ये तो अपोजिशन ने करनी थी। एक तो पहली बात ये अर्ज करनी है कि इन्होंने 23 मार्च 2022 नहीं कहा, पता नहीं कौन सा 23 मार्च है, हो सकता है आगे चला जाए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमारे एक बहुत मशहूर अदीब थे चिराग हसन हसरत जी, ये फिकाही कालम भी लिखते थे, तो उनका कहना यह है कि अगर आपके पास और कोई काम भी ना हो तो आप अपने लान में, अपने पोर्च में गमलों की तरतीब चेंज कर दिया करें। इमरान खान साहब को अल्लाह खुश रखे और उन्हें अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती दे, वो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? उनके पास क्या काम है? क्या उन्होंने किसी फाइल पर कभी कुछ लिखा है? क्या वो सारी फाइलें देखते हैं? हमें तो ये महसूस होता है, पहले हम नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहते थे कि वो फाइलें नहीं देखते, लेकिन मैं बीइंग अ ब्यूरोक्रेट, एक्स ब्यूरोक्रेट आल्सो, मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब भी फाइलें ना पढ़ते हैं ना उन पर कुछ लिखते हैं। तो इनका सिवाय जलसों में आने के और ये क्या करेंगे? इनके पास तो कोई काम नहीं है। जो हाई पावर्ड मीटिंग्स हैं उनमें भी कोई फैसले नहीं हो रहे। सूबों का जो मसला है, ये पंजाब गवर्नमेंट को एक तो चलाते हैं रिमोट कंट्रोल से, एक तो इनका वो काम है वो भी कोई और चला रहा है यहीं इसी एरिए में। ये ज़रूरी नहीं है कि ये चला रहे हों, इसी ये जो हमारा महल्ले वक़ू है इस्लामाबाद का, इसमें somebody else, some other house is running पंजाब गवर्नमेंट। तो ये फारिग हैं, तो इसलिए अच्छा है कि अगर ये जलसे कर रहे हैं। नहीं, इनको अपोजिशन ने निकाला ना बाहर, अपोजिशन ने कहा जी हम जलसे करेंगे, उन्होंने कहा जी हम करेंगे। अब ये इलेक्शन की तैयारी, अब ये इलेक्शन की तैयारी है। देखिए, इमरान खान साहब जो है ना वो बहुत सियाने हैं और इतने भोले नहीं जितने लगते हैं। उनको पता है कि ये अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। पहले वो जो मौलवी मुनाजरे करते थे तो उनमें एक वो बड़ा एक आमियाना सा पामाल शुदा शेर पढ़ते थे कि न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। इमरान खान साहब को पता है कि इस अपोजिशन में दमखम नहीं है। एक बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि पिछली जो हुकूमतें हैं हम उनसे बहुत बरगश्ता हैं, बहुत नाला हैं, लेकिन उनमें और इस हुकूमत में ये फ़र्क है कि उनमें से कोई हुकूमत इतनी दीदा दलेर और इतनी जुर्रत वाली नहीं थी कि इस्लाम को, रियासत मदीना को इस तरह इस्तेमाल करे। कभी पीपल्स पार्टी ने, कभी नवाज लीग ने यह दावा नहीं किया। हम उनकी बुराइयां मानते हैं, लेकिन ये बुराई सबसे ज़्यादा है कि आप रियासत मदीना का नाम लें और आपका प्रेसिडेंट जो है वो अपने गवर्नर हाउस में अपने बेटे की जो प्राइवेट बिजनेस है वो उसके साथ खड़े हों। इसके अलावा और कई मिसालें हैं। इन्होंने हेल्थ का जो मिनिस्टर निकाला उसको क्या सज़ा दी? आज तक पीटीआई की सफ़ों में से किसी को सज़ा मिली है? कोई नैब किसी ने बुलाया है नैब को? तो ये मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा चार्ज इन पर ये लगना चाहिए कि इन्होंने मजहब को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। हमारे यहाँ मजहब सियासत के लिए और तजारत के लिए इस्तेमाल होता है। ये इस्लामी शहद, ये मदीना बेकरी, ये वगैरह। ये भी हो सकता है कि इमरान खान को हमेशा यहूदियों का एजेंट, कभी उसको फॉरेन एजेंट, कभी उसको गैर मुस्लिम एजेंट ये कहा गया बार बार। तो उस आदमी को जब आप बार बार दीवार से लगाएंगे उसके पास कोई काउंटर नैरेटिव तो नालायक अपोजिशन को ये नहीं पता है ना कि सादिक खान के मुकाबले में ये किसकी हिमायत करते रहे लंदन में। एक ब्रेक को तो ये नहीं पता। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो क्या एहतसाब का नारा अगले इलेक्शन के लिए रेलिवेंट हो पाएगा? क्योंकि ये गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे पास अक्सरियत नहीं थी, हम वो नहीं कर पाए जो हम कर सकते थे या करना चाहते थे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नादरीन। जी भट्टी साहब, बिकेगा एहतसाब दोबारा? भाईजान, सेल्समैन अच्छा हो तो कुछ भी भेज दो। नहीं, पहली बात यह है कि आखिरी सेलमैन था इसका जो अच्छा था, जो झूठे सौदे को भी बेच लेता था और सच्चे सौदे को भी बेच लेता था, उसका नाम था इमरान खान। हाँ। आप नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान। पहली बात तो यह है कि भाईजान इस 74 सालों में कभी भी एहतसाब नहीं हुआ। जब भी एहतसाब की तरफ गाड़ी चलने लगी तो डील हो गई, ढील हो गई, मफादात आ गए, इक़्तिदार आ गया, सियासत आ गई। पहली बात। अब क्या किया कि वो तरीके इंसाफ जिससे जो 22 साल हमें जिसने भाषण और दर्स दिए, सबक दिए कि डाकुओं का एहतसाब होगा, लुटेरों का एहतसाब होगा, चोरों का एहतसाब होगा, सब का एहतसाब होगा, उस तरीके इंसाफ ने क्या किया?
कोई उन्होंने नैब को आते ही कोई मजबूत किया हो, कोई FIA को मजबूत किया हो। नंबर 3 रिफॉर्म्स की हों इदारों में। नंबर 4 ये है कि आप देखिए इमरान खान साहब की पहली तकरीर एहतसाब घर से, एहतसाब घर से हुआ है, बिला इम्तियाज़ एहतसाब हुआ है। BRT, मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर केस, अद्वियात स्कैंडल, आटा गंदम स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, बिजली घर डाके, तंबाकू वाले, माफियाज, पेट्रोल, बाकी सारे, कभी भी कोई एक। दूसरी बात है कि जो माफियाज थे, इस 3.5 सालों में जितनी करप्शन हुई है, जितनी दिहाड़ियाँ लगी हैं, इमरान खान के अलावा मैं इसको बोना राज कहता हूँ, जकूटे जिन्नों का राज, जो बड़ी कुर्सियों पे छोटे छोटे लोग। यानी आप कभी सोच सकते थे हम जिंदगी में कि साईं बुज़दार के हवाले पंजाब होगा? हो गया। और वो जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने दफ्तर पर खुद छापा मारकर अपने आप को शोकाज नोटिस देकर पतली गली से निकल गए। यानी ऐसा बंदा, और जो करप्शन, जो जराइम और लॉ एंडनेस का हुकूमत की नजर हुकूमती रेट कर 3 तरमीमी ऑर्डिनेंस नैब में लाए। अच्छा, मुझे एक चीज बता, जिन लोगों का एहतसाब होना चाहिए था और नहीं हो रहा, ये सवाल आपका बिल्कुल वैलिड है। हाँ। लेकिन क्या जिनका हो रहा है वो गलत हो रहा है? जो लोग नहीं पहली दफा को फंसा तो सही ना, कोई जाके पेश तो हो रहा है अदालतों में, जवाब तो देना। मैं कह रहा हूं कि इमरान खान साहब ने यानी बहुत अच्छी, इमरान खान की जात के हवाले तक ठीक है, उसके बाद तरीके इंसाफ भी नहीं चाहती कोई नैब मजबूत हो और नैब खुद मुख्तार हो। जो पकड़े जा रहे हैं, जिनका एहतसाब हो रहा है, वो तो गलत नहीं। भाईजान कौन पकड़ा गया है? नवाज शरीफ को 6.5 घंटे की काबीना के बाद ECL से हटा दिया, मुजरम था, इश्तिहारी मुजरम मफरूर, 8 हफ्ते का पहले रिफिल, इसमें कोई शक नहीं। बोसीदा निज़ाम इंसाफ, नकारा निज़ाम इंसाफ, रिलीफ पे रिलीफ, स्टे पे स्टे, जमानतों पे जमानते, और सुबह जाते हैं दोपहर को जमानते। मरियम को गिरफ्तार करने से पहले नैब बताए। अच्छा, जादू तो नहीं हो सकता? नहीं। अच्छा, उसके बाद ये कि शहबाज इस लेवल तक भी कोई लेकर आया? नहीं लेके आया, यही तो कामयाबी है, ये तो ठीक है। लेकिन उसके बाद आपने जब इतनी रिपोर्टें पब्लिश की, उनमें से किसी एक को आपने कहा हो कि पकड़ा है, क्योंकि आपका इक्तदार आ गया था। हाँ। उसके बाद आपने इतना कहा कि इमरान खान ने कहा मुझे लाहौर और मियाँ वाली के लोगों ने बताया करप्शन बढ़ गई है, तो एक्शन क्या लिया? इमरान खान साहब हर बंदे से पूछते रहे कि क्या उस्मान बुज़दार करप्ट है? 20 में से 19 लोगों ने कहा कि करप्शन तो हो रही है, लेकिन क्या एक्शन लिया? इमरान खान साहब ने कभी खुसरो बख्तियार को कहा कि रिजाइन दे के चले जाओ। इमरान खान ने कभी असद उमर को कहा कि आपका शुगर वाला गलत फैसला था। रज़ाक दाऊद साहब को कहा कि आप दिहाड़ियाँ न लगाएं। जफर मिर्जा साहब को कहा, नदीम बाबर साहब को कहा, इसके अलावा असद उमर साहब को कहा, जिनका शुगर कमीशन में नाम है। इमरान खान साहब जो अब अपने इर्द गिर्द हो रहे हैं, कभी उनको कहा ये जीरे ब्लेड जो बनारसी ठग गए, जो कोई बाहर बैठा हुआ है, कोई लेफ्ट भागा हुआ है, कोई साइड बैठा, इनको इमरान खान ने रिलीफ दिया किस बात पे कि अब 3 नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस एहतसाब गाली बन गया, मजाक बन गया, और उसके बाद अब लोग मजाक में एहतसाब हो रहा है, और कुछ ऐसे गलत केस बनाए, मशकूक केस बनाए कि ओरिजिनल भी दब गए। टीटीओ का इतना डॉक्यूमेंटेड केस है। नहीं, शहबाज शरीफ साहब का शहबाज वाला केस अगर आप स्टडी करें, हाँ, तो उसके अंदर तो गुंजाइश ही कोई नहीं बचती, तो अकाउंट नंबर भी मौजूद है। लेकिन वो पता किस रफ्तार से चल रहा है? जिस रफ्तार से वो चल रहा है 2042 में खत्म होगा। सबसे अच्छे वकील उनके पास हैं, और 17 मरतबा एवन फील्ड में वो रिलीफ इल्तवा ले चुकी है मरियम नवाज, और उसके बाद जमानतों पे जमानतें मिल रही हैं। तो ये यहाँ तो इमरान खान का कोई कसूर नहीं, लेकिन इमरान खान का ऊपर तो कसूर है ना। इमरान खान साहब का अगर आप ये कह रहे हैं जिनका एहतसाब हो रहा है वो ठीक हो रहा है, लेकिन औरों का होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, अपने घर की सफाई नहीं की, वो नहीं हो रहा। ठीक है, नहीं इमरान साहब, मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है। आपका सवाल जो था उसका मैं 2 टोक जवाब देता हूं कि अगर एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड न हो तो फिर चंद लोगों का अगर वो सही भी है बज़ाहिर तो वो गलत है। देखिए, मिफ्ताह इस्माइल को इन्होंने काफी अंदर रखा, शहबाज शरीफ साहब को रखा, हमजा को रखा, उसको खाकान अब्बासी को रखा, साद रफीक को रखा, लेकिन अपने किसी आदमी को नहीं रखा। तो देखिए, जब इस तरह करते हैं ना तो फिर वो सारा ही एहतसाब गलत हो जाता है। चले, मैं शहजाद चौधरी साहब, एहतसाब का बयानिया अगले इंतखाबात में बिकेगा? क्योंकि इमरान खान साहब ने तो ऐसा लगता है कैंपेन अब इलेक्शंस की शुरू की है, जिस तरह वो माहौल बना रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। देखिए, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को खुद अब थोड़ी सी कोई वो झींप जाएंगे ये बात करते हुए एहतसाब की, क्योंकि उनके पास दिखाने को कुछ नहीं है। एहतसाब किसका मसला है? एहतसाब आम आदमी का मसला तो नहीं है, ये तो पार हंगरी एलिट्स का मसला है कि उसको पकड़ो, उसको सर 821 अरब रुपया उन्होंने बरामद किया हुआ है। 812 या 821 अरब है जो बरामदगी है इनकी, वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं है। 812 अरब ब्यूरोक्रेट से किया होगा, उससे किया होगा जो कि फंस गया इनके पंजे शिकंजे में। लेकिन आज ही लोग लंदन में भी बैठे हुए हैं, आज ही लोग अपने जिंदगी में इस तरह गुजार रहे हैं जैसे किसी को पता ही नहीं है।
तो मेरा अपना ख्याल ये है सर, उनकी प्रॉपर्टियां नीलाम तो हुई हैं। ये एलिट्स का मसला है, एलिट्स का प्रॉब्लम है, एलिट्स का इशू है, ये आवाम का इशू नहीं है। जो आएगा अगले इलेक्शन के अंदर इशू आएगा और खुल के आएगा और बड़े जोर से आएगा, वो महंगाई का इशू होगा। उसको ये हाथ नहीं डालते क्योंकि उनके इसके काबू में नहीं है, इनके बस में नहीं है, इसका कुछ कर नहीं सकते। इन्होंने वक्त पे उसकी तैयारी नहीं की, इनको पता नहीं है कि उसको कैसे मैनेज करना है, हैंडल करना है। तो एहतसाब जो है, एहतसाब एक नकली नारा है। ये नकली नारा था पहले क्योंकि इनको पता होना चाहिए था कि लिमिटेशंस क्या है। आपको पता है वो जो मोटरवे वाला केस था उसका क्या बना, अभी तक पता लगा कुछ उसका क्या, व्हाट इज द लेटेस्ट ऑन दैट? आपको जो चलो एक लड़के का बच्ची का पता है, वो जो कसूर वाली थी उसको चलो फांसी हो गई, बट आप सुनते कुछ नहीं, आपको पता ही नहीं चलता। जिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ आप एहतसाब करना चाहते हो, दैट इज नॉन एग्जिस्टेंट। ये प्रॉब्लम ही नहीं है लोगों का। वो कहते हैं यार मेरी जिंदगी आसान करो और मुझे इससे कोई परवाह नहीं है कि तूने फ्लैट्स कहां पे बनाए हुए हैं। ये हालत आ गई है, ये आम आदमी का डिस्कनेक्ट है अशराफिया और आवाम के बीच में। जब तक ये कनेक्शन दोबारा नहीं होगा, आवाम का इंटरेस्ट आगे नहीं आएगा, आवाम की सियासत नहीं होगी, सब नारे खोखले हैं, मीनिंगलेस हैं और शैम है बिल्कुल से। सर आप ठीक कह रहे हैं। वैसे मोटरवे वाला केस जो है, उसकी जो लास्ट अपडेट मैंने ली थी वो ये थी कि उसकी शनाख्त परेड हो गई थी और वो मुल्जिमान पहचान लिए गए थे और खातून को सीगा रात में क्योंकि रखना है उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए थे और अभी केस चल रहा है। मुझे कुछ उसकी डिटेल्स और ये भी बताएं कि वो 14 वारदाता करके 3 रेप करके यहाँ तक पहुंचा था, मीडिया के शोर मचाने पे। गिरफ्तार भी हुआ था, आजाद भी हुआ, जमानतों पे था, गिरफ्तार भी हुआ था, आजाद भी हुआ। ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद पाकिस्तान अमेरिका को जिस तरीके से डील कर रहा है, इसके असरात बहुत दूर तक और बड़े लंबे होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, इस वक्त हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका को इससे पहले कभी ऐसे डील नहीं किया था। यानी पाकिस्तान 2 कश्तियों में रहा हमेशा, कुछ चाइना के साथ, कुछ अमेरिका के साथ। अमेरिका के लिए हमने रशिया से सरजंग में हिस्सा लिया, बाकायदा अमेरिका के साथ खड़े हुए, और रशिया फिर इंडिया के साथ खड़ा हुआ। पाकिस्तान को उसका नुकसान भी हुआ क्योंकि रशिया जंग में इंडिया का साथ देता था लेकिन अमेरिका पाकिस्तान का नहीं देता था। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका की हैंडलिंग, सर फ़र्क तो आया। देखें, हमारे यहाँ पे हम अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाने की एक आदत थी। इमरान खान साहब ने, क्योंकि अमेरिका की एक बेरुखी है जो बाइडन के आने के बाद से तो बहुत ज़्यादा है। अब 2 रास्ते थे, या तो आप उनके पीछे पीछे भागें, आप लॉबिंग करें, आप कोशिश करें। पाकिस्तान ने वैसे लॉबिंग के लिए कोई फॉर्म हायर भी की थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने एक इनकार किया है और पाकिस्तान नहीं गया डेमोक्रेसी समिट में। उस पर इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि हमने चाइना के कहने पर यह किया है, जबकि लीजान जाओ जो हैं उनके तर्जुमान वजारते खारजा के चाइना के, उनका स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान हमारा आयरन ब्रदर है, और नीचे उन्होंने जो दफ्तर खारजा का स्टेटमेंट है शिरकत ना करने वाला वो लगा दिया सर। सो ये कैसी हैंडलिंग है, ठीक है, गलत है? मैं इस पर अर्ज़ करता हूँ, सिर्फ एक जुमला। मोतरज़ा शहजाद चौधरी साहब ने निज़ाम इंसाफ का जिक्र किया है, मैं सिर्फ एक फ़िक्रा कहूँगा कि कोयटा में जिस ट्रैफिक के सिपाही को उस फ्यूडल लॉर्ड ने कुचल दिया था, उसामा सती को जो यहाँ 4 पुलिस वालों ने मार दिया था, फिर शाहजेब नामी जो बच्चे को कत्ल किया था, मानसेरा के जो 4 बच्चे थे जिनको कश्माला तारिक की गाड़ी ने कुचला था, शाहजेब का आपने नाम लिया है, कराची वाला जो था, फिर ये एक लड़का जैन था, वो कांजू ने जो मार दिया था, जैन था कांजू को। तो यहाँ का निज़ाम इंसाफ तो मिसाली है ना, और यही तो हमारी रियासत मदीना की कामयाबी है। देखें, आप फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी कामयाबी तो हमारा ये है कि श्रीलंका के जो वज़ीर है पब्लिक सिक्योरिटी का, उसने आपके वज़ीर दिफा से ये मुतालबा किया है कि जो आपने स्टेटमेंट दी है कि बच्चे जज्बाती हो गए सन, कोई गल नहीं, उस पर आप माफ़ी मांगे। हाँ, वज़ीर दिफा ने कहा, वज़ीर दिफा ने कहा है। देखिए, हम इस वक्त दुनिया में तनहा हैं। अमेरिका की कॉन्फ्रेंस में न जाना, पहले हमने अफगानिस्तान को कहा कि तू बड़ा बहादुर है, तू बड़ा बहादुर है। महल्ले में एक आदमी होता है झल्ला सा फटे कपड़ों वाला, चौधरी आता है, वो उसे कहता है तू फलाने नू, चूंकि इमरान खान जो एंकर है, इमरान खान, मैं वज़ीर आज़म की नहीं बात कर रहा, ये हमारा मुखालिफ है, तू इमरान खान पे पै जा। उसको बहादुर बहादुर कह के, हमने अफगानिस्तान को बहादुर बहादुर कह के, अपने बच्चे तो हमीद गुल और काजी साहब के अमेरिका में थे, अफगानों को बहादुर कह के उनके बच्चों को तबाह बर्बाद कर दिया।
अब ये देखें, हर तरीका देयर मस्ट बी अ मेथड इन मैडनेस। आप अमेरिका को जवाब दें, लेकिन इस तरह एक आलमी कॉन्फ्रेंस में स्ट्रेट अवे नहीं कहना, और इस बैकग्राउंड में कि आप इससे पहले वहाँ बुलाए भी नहीं गए, मोदी वहाँ बार बार जाता है, आपको कोई लिफ्ट नहीं देता, तो आपको इन तो होना है ना। आप चाइना के साथ हमारी दोस्ती, आप चाइना और भारत की ट्रेड का अंदाजा लगा लें, आजकल कौन दोस्त है किसी का? ये आयरन फ्रेंडशिप और ये सारा, ये तो कहने की बातें हैं। सऊदी अरब की और इंडिया की ट्रेड, अमेरिका की और इंडिया चाइना की ट्रेड ले लें, अमेरिका और चाइना बहुत बड़ी है, सारे उनके साथ खड़े हैं ट्रेड में। तो मैं नहीं समझता कि ये एक सेन कदम था, ये अमेरिका को इस तरह कहना। भाई आप वहां जाएं, आप उसमें, और थी भी वो, आपके ख्याल में ये ठीक नहीं था? ये बिल्कुल ठीक नहीं सर, है। आपके ख्याल में ये हमें मजीद तन्हाई की तरफ ले जाए। पहली बात तो ये थी कि ये हमारी स्टेटेड पोजीशन है ताइवान पे, और ताइवान को उन्होंने एज ए मुबस्सर बुलाया था, 2 बंदे कन्फ्यूज, और हम चीन के साथ खड़े हुए। टेक्निकली हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए था और हम नहीं गए। टेक्निकली ये नुकता था और हमें बिल्कुल नहीं, क्योंकि ताइवान के मामले पे और आर्मीनिया के मामले पे और इसराइल के मामले पे हमारी स्टेटेड पोजीशन है, जाना ही नहीं बनता था, जाना ही नहीं चाहिए था। दूसरी बात यह है कि अमेरिका कब से डेमोक्रेसी का मामा बन गया? अमेरिका की हिस्ट्री नहीं देखी? कहाँ है जो उसने मार्शल लॉ को या अमरीयत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया या साथ नहीं दिया? सबसे अच्छे ताल्लुकात उनके सऊदी अरब से हैं। दूसरी बात बादशाहों के साथ, बादशाहों के साथ। तीसरी बात यह है कि अमेरिका ने कितनी कभी कोई 22 डेमोक्रेसी हुकूमतें टॉपल की हैं। चौथी बात यह है कि 75,000 शहादतें दी, इसकी जंग लड़ लड़ के हम पागल हो गए। 1 खरब 50 अरब का नुकसान हम हो रहा है। आधी कौम हमारी ज़हनी मरीज बन गई। डू मोर पे नाच नाच के हम थक गए। और एज ए पाकिस्तानी मैं हर्ट हुआ कि मेरा वज़ीर आज़म जैसा भी है, हम जैसे भी हैं, एक फ़ोन नहीं किया बाइडन ने। खुदा का खौफ करें कि यानी कब तक? कभी कहता है पाकिस्तान चीटर, कभी कहते हैं पाकिस्तान धोखेबाज, कभी कहते हैं पाकिस्तान झूठा। हमारे 32 अरब डॉलर कहाँ गए? खा गए हमारे। कभी कांग्रेस में बिल हमारे के खिलाफ, कभी भारत को तरजीह, कभी सलाला। माना मफादात की दुनिया है, लेकिन कम अज कम कमी वाला सलूक तो नहीं, और हमें खड़ा होना चाहिए था। हमारे तो बंदे जाके पर्चियां लेके पीछे खड़े। आल बरूक आया, जरदारी साहब एज ए प्रेसिडेंट पीछे सर झुका के खड़े, तो वो नुमाइंदा खसूसी 4 मुल्कों का। कम अज कम यार, कम अज कम कोई कहीं तो गैरत और इज्जत रुकनी चाहिए। कौन सी डेमोक्रेसी हमारे सर पे चढ़ी हुई है? कौन सा अमेरिका चढ़ा हुआ है? कहीं उतार के फेंके। लेकिन चूंकि हमने जाना चीन की वजह से नहीं था, पोलाइटली किया। और आखिरी बात ये, जो हम चीन की गहरे समंदरों से और पहाड़ों से बड़ी और शहद से मीठी, इससे कुछ सीख भी ले। कशकोल उठा के हम, हमारे 1 साल बाद वो हुआ है और गुर्बत से निकल के कहां पहुंच गए हम? कशकोल लेके पहुंच जाते हैं। अगर पाकिस्तान को ना बुलाते और चाइना को बुलाते, चाइना चला जाता। हाँ, नहीं, लेकिन क्योंकि हम ताइवान, देखो ना सिचुएशन वो नहीं है। देखिए इमरान साहब, अगर चाइना की वजह से नहीं गए तो फिर वी शुड हैव बीन स्ट्रेट फॉरवर्ड एनफ टू अनाउंस ओपनली कि हम चाइना। वो तो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया चाइना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अपने बेटे को, अपने बच्चे की कोई गलती नहीं मानता। जो बाइडन ने अगर फोन नहीं किया, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके इलेक्शन से चंद दिन पहले हमारे वजीर आजम ने ट्रंप की तारीफ की। तो ट्रंप का ये भी इल्जाम है कि हमारी एम्बेसी उसके इलेक्शन ऑफिस। एक सेकंड सर, नरेंद्र मोदी तो ट्रंप की कैंपेन चला के आया था, जाके जलसे करके आया था। मामला सिर्फ ये नहीं है सर, मामला सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोई बात कर दी, उनको बुरी लग गई। मामला यह है कि अब आप डू मोर नहीं कर रहे जो वो आपको कहते हैं। कह रहे हैं, मान लिया ये जज्बात की दुनिया नहीं, मफादात की दुनिया, मान लिया हम उससे लड़ नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं एज ए कंट्री थोड़ा सा खड़े होके सेंट फैसला नहीं तो है, ठीक है इसका यानी हम कदमों में शहजाद चौधरी साहब का बड़ा ये टॉपिक। जी शहजाद चौधरी साहब, व्हाट यू से सर, अमेरिका का क्या रिस्पांस होगा और पाकिस्तान का अब क्या बिगड़ सकता है? यानी फैटफ से तो निकालना ही नहीं उन्होंने कहा, कभी आपको ना निकलने देना आपको। और एक नई रिपोर्ट आई है यूरोपीय यूनियन से। पहली बात यह है कि चीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात हैं। पाकिस्तान का अपना फॉरेन पॉलिसी डिसीजन है। ये चीन को खुश करने से या ना खुश करने से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एम्स आगे नहीं बढ़ते। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। चाइना के अपने तल्लुकात हैं, अलहदा तल्लुकात हैं, वो ज़ीरो सम। अमेरिका के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है उसका, इसलिए इसको उसके साथ उलझाना हिंदुस्तान की मर्जी तो हो सकती है, लेकिन पाकिस्तानियों को ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपने तल्लुकात किसी तीसरे मुल्क के साथ चीन की वजह से उनके साथ इफेक्ट होने दें। दूसरी बात मेरे ख्याल में बड़ी वाज़ेह बात हुई जो कि इरशाद भट्टी साहब ने की, वो ये थी कि जाहिर है कि अगर जो बाइडन अभी कॉल नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पे कॉल कर दी होती तो हो सकता है इमरान खान साहब का रवैया और रिस्पांस मुख्तलिफ होता। तो आप इसको एक पॉपुलिस्ट
तो कह सकते हैं अप्रोच के जी पॉपुलिस्ट अप्रोच टुवर्ड्स फॉरेन पॉलिसी। लेकिन ये भी देखें कि आज ही 4 सेनेटर का ग्रुप आया हुआ है आज इस्लामाबाद में, जिनको के सेनेट जो उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी के मेंबर उनको बड़े पुरतपाक तरीके से मिले इमरान खान साहब, पुरतपाक तरीके से मुलाकात, और ये मुलाकातें जारी हैं, ये सिर्फ ये बढ़ी हैं जब से ये पिछले महीने 2-3 महीने के अंदर अमेरिका और पाकिस्तान के आपस के अंदर जो रवाबत है। तो इसलिए ये भी कह देना कि अमेरिका पाकिस्तान से या पाकिस्तान अमेरिका से दूर हो गया है, वो भी गलत नजर आता है, ऐसी बात हरगिज नहीं है। तीसरी बात, आपने पैटफ का जिक्र किया, मैं एक और बात जिक्र करता हूँ। आपको पता है कि मिनी बजट जो आने वाला है इसमें कोई 400-700 अरब के एक्स्ट्रा टैक्सेस लग जाएंगे। क्या वजह है एक्स्ट्रा टैक्सेस क्यों लग रहे हैं? IMF ने आपके गर्दन के ऊपर एक यहाँ पे नाखून रखा हुआ और उन्होंने कहा है कि ये आपको करना पड़ेगा। क्यों, क्या वजह है? IMF से क्यों आपने लिया? IMF ने हाँ की तो सऊदी अरेबिया ने आपको $3.2 बिलियन दे दिए। कशकोल समझ लें, जो मर्जी कह लें, जब आपकी पूरी निज़ाम ही उधार पे चल रहा है तो आपको उधार जाके कहीं से लेना पड़ेगा सुबह का खाना खाने के लिए। तो ये आपकी मजबूरियां हैं जो कि आपको डिटर्मिन करती हैं। दूसरा, मेरा ख्याल है अफगानिस्तान का एक ऐसा मामला है जो कि अमेरिका को आपके साथ बांधे रखेगा, उसका तल्लक है, वो ये नहीं है कि आपका लेवर खत्म हो गया, वहां पे वो आपको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकता। सर वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का, लेकिन आज एक यूरोपियन थिंक टैंक की रिपोर्ट थी, वो ये बता रही थी कि IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को जानबूझकर उन मंसूबों के लिए कर्जे दिए जो महंगी बिजली बनाते थे और फॉसल फ्यूल उसमें इस्तेमाल होता था। यानी हमें ट्रैप भी किया गया है। ऐसे ही नहीं वो पैसे देते, वो पूरे भी करते हैं, सूद अलग लेते हैं और अपनी चीज़ें, अपने फ्यूल्स वो हमें अलग बेचते हैं। इस पर फिर बात करेंगे डिटेल में इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।